नववर्ष तो अभी चैत्र की मास में आने वाला है, तो फिर भी अंग्रेजी नववर्ष की सभी को बधाइयां। सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें और उनका पूरा जीवन बीमारियों से मुक्त रहे, इसी शुभकामनाओं। आपका अभिनंदन है, स्वागत है। अभी जो लोग और जुड़ रहे हैं वो भी एक बार जुड़ जाए तो फिर शुरू करते हैं जी। कितने लोग आ गए हैं आपके साथ अभी? लगभग 4-5 लोग हैं केवल अभी। हाँ, तो शुरू करें सेशन या इंतजार करें? हाँ सर जी, शुरू करते हैं क्योंकि ये लाइव स्ट्रीम हो चुका है यूट्यूब पे, तो कुछ पार्टिसिपेंट्स यूट्यूब पे भी देख रहे होंगे हमें डायरेक्टली। जी जी। चलिए एक बार फिर से नववर्ष की सभी को शुभकामनाएं, अंग्रेजी नववर्ष की बहुत बहुत बधाइयां। और ये समय पिछले 2 वर्षों से हम झेलते आ रहे हैं कि पेंडेमिक का समय है, कोविड चल रहा है और कोविड के अलग अलग वेरिएंट्स, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, लैम्डा और अब एक और नया वेरिएंट आ गया है ओमिक्रॉन। तो ये क्या है, क्यों बदल बदल के आते हैं और क्या हमारे शरीर पर इनका प्रभाव पड़ता है, इसका थोड़ा सा हम समझ लेंगे। देखिए, जब से सृष्टि बनी है तभी से इस प्रकार के वायरस, बैक्टीरिया और फंगस वातावरण में भी मौजूद होते हैं। अलग अलग ऋतु के अनुसार जब ऋतु बदलती है, मौसम परिवर्तन होता है, तो इस प्रकार के वायरस आते रहते हैं। लेकिन ये जो विशेष वायरस है, इसको हम विशेष इसलिए कहेंगे क्योंकि ये नेचुरल वायरस नहीं, ये अब लगभग सिद्ध हो चुका है कि कुछ कहते हैं ना, आदि काल से ही देव और दानव दोनों प्रकार की शक्तियां इस पृथ्वी पर रही हैं। तो कुछ लोग हैं जो इस प्रकार की संसार को नष्ट करने का कार्य करते रहते हैं। तो इसी प्रकार की कुछ शक्तियां हैं जो मानवता को समाप्त करने के लिए कार्य कर रही हैं। लेकिन बहुत सारी शक्तियां ऐसी भी हैं जो मानवता को बचाने के लिए लगी हुई हैं, और उसमें हमारे चिकित्सक हैं, हमारे योग प्रशिक्षक हैं, ये हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, वो बहुत सारे लोग हैं जो मानवता को बचाने के लिए रात दिन प्रयास कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं, क्योंकि समय पेंडेमिक का चल रहा है, तो पेंडेमिक का एक डर, एक खौफ लोगों के दिमाग में रहता है। जब 2020 में मार्च में पहली बार इस देश में लॉकडाउन लगाया गया, तो उस समय एक बहुत भय का वातावरण था, एक बहुत बड़ी लोगों को चुनौती थी किस प्रकार से इस पेंडेमिक से बचा जाए। तो हमने और हमारे जैसे अनेकों आयुर्वेद के लोगों ने इस पर बहुत कार्य किया, और आप लोगों को जानकर बड़ा हर्ष होगा कि जो भी आयुर्वेद को जानने वाले, मानने वाले लोग थे, वो सभी लगभग सुरक्षित रहे। जैसे मैं आयुर्वेद की एक विशेष शाखा है जिसको हम पंचगव्य कहते हैं। पंचगव्य मतलब जो हमारी भारतीय देसी गौमाता है, उसके जो 5 गव्य होते हैं, जैसे दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र, ये 5 गव्य कहे जाते हैं। और कहते हैं कि जो पंच महाभूत है जिससे आपका ये शरीर बना है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत हैं जिनसे पूरा ब्रह्मांड बना है, और ये हमारा शरीर भी उन्हीं पंच महाभूतों से बना है। तो कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, जिसको विषाणु, जीवाणु कहते हैं, वो तभी असर करता है जब हमारे पंच महाभूत विकृत हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। तो आयुर्वेद की दृष्टि से हम देखते हैं कि हमारे ये पंच महाभूत सुरक्षित होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, ताकि इन पर किसी भी ऋतु परिवर्तन में होने वाले वायरस या बैक्टीरिया का प्रभाव ना पड़े। उसके लिए हमें तैयारी रखनी होती है। जैसे मौसम बदलता है, जैसे अब क्या हुआ कि हेमंत के बाद शिशिर ऋतु आ गई, और इसमें, इस ऋतुओं में खासतौर से अभी की बात, अंग्रेजी महीनों की बात करें तो जनवरी, दिसंबर और जनवरी, ये 2 महीने ऐसे हैं जिनमें कड़ाके की ठंड पड़ती है। और ऐसी सर्दी में क्योंकि सूर्य देवता कम हो जाते हैं, सूर्य जो ऊर्जा है सूर्य की वो भी कम हो जाती है। तो जब सूर्य की ऊर्जा कम होती है तो जो दूसरी शक्तियां हैं, वायरस और बैक्टीरिया वाली शक्ति, वो ज्यादा तेजी से पनपती हैं और उनका ज्यादा प्रभाव भी होता है। तो इनको हमें रोकना चाहिए, इन पर हमें कार्य करना चाहिए कि सूर्य का प्रकाश जब जब भी उपलब्ध हो तो भरपूर मात्रा में वो सूर्य की ऊर्जा को हमें ग्रहण करना चाहिए।
और इसके लिए नेचुरोपैथी के हमारे अलग अलग लोग बात करते हैं, आयुर्वेद के लोग भी बात करते हैं कि वन में रहने वाले जीवों को इस प्रकार का फंगल या बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो प्रकृति के साथ जुड़ करके रहते हैं। जैसे ही सूर्य निकलता है तो पक्षी, पशु सब सूर्य की ओर मुंह करके खड़े हो जाते हैं और पूरी की पूरी सूर्य की ऊर्जा, क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती हैं वो बहुत ही जीवनदायिनी किरणें होती हैं। सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं, 7 प्रकार की ऊर्जाएं और 7 प्रकार के हमारे चक्रों पर उन ऊर्जाओं का प्रभाव पड़ता है और एक एक चक्र की सब ऊर्जा हमारी संतुलित होती है तो पंच महाभूत भी हमारे मजबूत हो जाते हैं और इस प्रकार से रोग से लड़ने की जो ताकत होती है, जिसको हम इम्यून पावर कहते हैं, जीवनी शक्ति कहते हैं, वाइटल फोर्स कहते हैं, वो हमारी बहुत तेजी के साथ बढ़ती रहती है। साथ साथ ऋतुचर्या के साथ साथ हमें आहार पर भी बहुत विशेष ध्यान देना पड़ता है। हमारा आहार, कहते हैं और आयुर्वेद में बोला जाता है कि आहार ही औषधि है, अर्थात जो हम खाते हैं यदि वो यथोचित है, ठीक प्रकार से हम लोग खा रहे हैं तो वो औषधि का भी कार्य करता है। और इसीलिए हमारे ऋषियों ने, हमारे आयुर्वेद के चिकित्सकों ने एक परंपरा विकसित की थी आहार दिनचर्या के साथ साथ कि भाई इसको आप अपनाएंगे तो कभी जीवन में बीमार नहीं पड़ेंगे। मौसम के अनुसार होने वाली बीमारियों का, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन का आपके ऊपर प्रभाव नहीं आएगा। तो सूक्ष्म छोटी रूप में मैं उनको रिवाइज करता चलता हूँ, आप लोग ध्यान से एक बार समझते चले जाएंगे कि दिनचर्या सुधार और ऋतुचर्या सुधार और आहार चिकित्सा, ये तीनों हमें लेकर के चलनी है। यदि संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करना है तो इन तीनों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। जैसे ही ऋतु बदलती है, जैसे अब सर्दी की ऋतु आ गई है, तो इस ऋतु में हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि सीधी हवा हमें ना लगे या कम से कम लगे। वो सीधी हवा का प्रभाव यानी कि गर्म ऊनी वस्त्र हमें इस समय धारण करने चाहिए। दूसरा है अभ्यंग, तिल के तेल की मालिश। पिछली बार भी आप कुछ लोग जुड़े थे तो मैंने उनको बताया था कि इस मौसम में, क्योंकि बहुत ही ये सूखा वाला मौसम होता है, आपकी त्वचा सूखने लगती है और त्वचा के कारण से जो आपके रोम छिद्र हैं वो बंद होने लगते हैं, जिससे आपकी जीवनी शक्ति कम होती है। तो इस समय तिल के तेल की मालिश करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सभी लोग तिल के तेल को थोड़ा सा गर्म कर लें, गुनगुना कर लें और प्रातः काल में ही अच्छी प्रकार से पूरे शरीर पर उसको अभ्यंग करें, मसाज करें। मालिश करने का सीधा सा तरीका है कि हृदय की ओर करनी होती है। अगर आप पैर से शुरू कर रहे हैं तो पैर से धीरे धीरे करते करते ऊपर की ओर लाना है और सर से शुरू कर रहे हैं तो सर की नीचे लाना है। स्टार्टिंग जब करेंगे तो तलवों से करना है और सर तक लेके जाना है। ये वैज्ञानिक तरीका है अभ्यंग करने का। मालिश करने के बाद जो लोग ले सकते हैं वो भाप स्नान जरूर लें, स्टीम बाथ। जिनके घर में सुविधा है वो ले लें, नहीं तो प्रेशर कुकर से भी ली जा सकती है। प्रेशर कुकर में आपने क्या करिए, इसको गर्म जब पूरा हो जाए तो उसकी सीटी को हटा करके पाइप लगा देते हैं छोटा सा, और उस पाइप से पूरे शरीर पर आप भाप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी जीवनी शक्ति वहां से बढ़नी शुरू होगी। तो ये ध्यान रखेंगे। स्नान का ध्यान रखेंगे। स्नान जो है इस समय गुनगुने पानी से ही करें। कुछ लोगों को आदत होती है कि भाई हम तो ठंडे से कर लेते हैं, लेकिन उनको नहीं करना चाहिए। पानी का जो तापमान है वो शरीर के तापमान के बराबर हो, अर्थात गुनगुना 37.2 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमारे शरीर का तापमान है, लगभग उतना ही जल का तापमान करके आप स्नान करेंगे तो आपको कोई किसी प्रकार की विकृति आएगी ही नहीं। तो स्नान का भी विशेष ध्यान रखना है। और इसका ध्यान रखना है। तीसरा है उबटन। अभी कुछ लोग शिकायत आती है कि जी सर्दी जैसे शुरू होती है तो स्किन डिजीज शुरू हो जाते हैं, त्वचा पे सूखापन आने लगता है या बहुत डैंड्रफ किसी को होने लगता है। तो उसका कारण भी यही है कि आपको जब स्नान करते हैं तो उसमें साबुन का प्रयोग करते हैं, जो बहुत ही हमारे लिए खतरनाक है। हमें इस समय उबटन का प्रयोग करना चाहिए। उबटन किससे बन सकता है? आप जितनी भी दालें होती हैं उनको पीस सकते हैं। चने को आप पीस के उसका आटा बना करके, थोड़ी मुल्तानी मिट्टी, थोड़ा संतरे या मौसमी या अनार के छिलके, खाते हैं फल खाते हैं तो फल को खा के छिलके फेंकना नहीं है, उनको सुखा लेना है और सुखा के उसका पाउडर बना करके उस उबटन में डाल लेंगे। थोड़ा गुलाब जल डालेंगे तो उसको उबटन बना करके और थोड़ा उसमें गाय का दूध मिला लेंगे। तो उस उबटन से जैसे आप स्नान करेंगे तो आपका शरीर के जो जितने भी त्वचा संबंधी रोग हैं वो सब खत्म हो जाएंगे और आपका शरीर बिल्कुल कोमल रहेगी, त्वचा चमकदार बनेगी और लोग कहेंगे कि हाँ भाई ये बहुत अच्छी कहीं से ये स्किन थेरेपी लेके आए। तो उसका भी ध्यान रखेंगे। तो इस छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो बहुत सारे बड़े परिवर्तन आपके शरीर में स्वास्थ्य पर आते जाएंगे।
उसके बाद बात करते हैं आहार की, क्योंकि कोविड का समय है, पेंडेमिक का समय है, तो इसमें आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए लगभग सभी प्रकार के विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैटी एसिड्स, ये चारों चीजें होनी अनिवार्य है। इसके लिए करना क्या है कि जो आपका प्रातराश है, जो इसको हम नाश्ता कहते हैं, वो बहुत ही उन्नत होना चाहिए। उसमें क्या हो, उसमें इस समय अंकुरित मूंग, जो कि प्रोटीन की सबसे ज्यादा मात्रा उसमें होती है, तो अंकुरित मूंग इस समय हो। साथ में सलाद, सलाद में इस समय मूली आप ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, चुकंदर ले सकते हैं, थोड़ी अदरक की स्लाइस उसमें डाल सकते हैं, और साथ में आंवला। आंवला स्पेशल रूप से मैं कहूंगा कि जरूर इस समय लेना चाहिए। विटामिन सी का सबसे ज्यादा जो सोर्स है वो आंवला में है, तो आंवला इस समय जरूर लेना है। टमाटर भी जो जिनको पथरी नहीं है वो टमाटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो टमाटर, चुकंदर, गाजर, मूली, शलजम और आंवला, इनकी भरपूर एक कॉम्बिनेशन बना करके पूरा आप प्लेट भर करके इसको नाश्ते में लीजिए। और जो लोग ऐसे नहीं ले सकते, उनको है कि वो थोड़ा सा उसको स्टीम दे सकते हैं या फिर उसका सूप भी बना सकते हैं। लेकिन ये सारी कॉम्बिनेशन आपके नाश्ते में जरूर इस समय होनी चाहिए अगर आपको कोविड से बचना है तो। उसके बाद रसों का प्रयोग करना है। रस में आप संतरे का रस ले सकते हैं, मौसमी का रस ले सकते हैं, पाइनएप्पल का रस आप ले सकते हैं, और आंवले का रस अगर सब्जियों के साथ लेना है तो गाजर, चुकंदर, आंवला, अदरक और धनिया, इन सबको मिला करके ये रस भी आपको ले सकते हैं। इसका आप सूप भी बना के पी सकते हैं और जूस भी पी सकते हैं, लेकिन किसी ना किसी रूप में ये आपके शरीर में जाना अनिवार्य है। उसके अलावा आपको और अधिक ताकत के लिए इस समय जो तेल है, खाद्य तेल, उनका भी ध्यान रखना अनिवार्य है। इस समय मूंगफली का तेल आप यूज कर सकते हैं, तिल का तेल आप यूज कर सकते हैं, और जिनको ज्यादा ठंड लगती है, ज्यादा इनसे थोड़ी सी दिक्कत होती है, वो ऑलिव का भी, जैतून के तेल का भी प्रयोग इस समय कर सकते हैं। और इन सबसे अच्छा अगर खाद्य रूप में मैं बात करता हूं तो है देसी गैया का घी। देसी गाय का घी इस समय लेना बहुत अनिवार्य है। तो इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, आपके अंदर जितने भी रोग प्रतिकारक रोग पैदा करने वाले जो जीव हैं उनको भी वो रोकता है। तीसरा है भोजन में इस समय क्या लें, अन्न कौन सा खाना चाहिए। तो मैं बता दूं कि ये समय जो चल रहा है ये बाजरे का समय है। बाजरे में जितने भी आवश्यक खनिज पदार्थ होते हैं, कैल्शियम बहुत मात्रा में होता है, फास्फोरस होता है, आयरन भी काफी मात्रा में होता है। तो इस समय बाजरे का समय है। बाजरा किसी ना किसी रूप में, चाहे वो आप खिचड़ी बना के खाइए, चाहे बाजरे का आटा बना करके उसकी रोटी बना के खाइए, चाहे और किसी रूप में उसको बाजरे को आप इस्तेमाल करिए, लेकिन बाजरा आपके डाइट में इस समय जरूर होना चाहिए। दूसरा है मक्का। मक्का का उपयोग इस समय आप कर सकते हैं, मक्का का समय है ये खाना। सर्दी में आप मक्का की रोटी और सरसों का साग, ये तो हमारी पुरानी परंपराओं में था, तो उसको भी आप उसका भी मजा ले सकते हैं। और ये आपको भोजन में स्वाद के साथ साथ आपको ताकत भी देगा, आपको जो आवश्यक जो मिनरल्स हैं उनकी भी पूर्ति करेगा, और इस प्रकार से आप स्वस्थ रह पाएंगे। इसके बाद रात को सोते समय विशेष रूप से सबको मैं कहता हूं कि सर्दी में तो खास तौर से देसी गाय का दूध और देसी गाय का घी और हल्दी, ये तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं। जो कफ वाले लोग हैं, जिनका कफ बहुत ज्यादा बढ़ता है या जिनको जुकाम रहता है हर समय, उनको तरीका मैं बता देता हूँ। आप प्रयोग करें, केवल 5 दिन प्रयोग करेंगे तो कफ वालों को, जुकाम वालों को बहुत लाभ होगा। करना क्या है, आधा चम्मच अजवाइन और आधा ही चम्मच देसी गाय का घी। उस देसी गाय के घी में उस अजवाइन को भूनना है, काली ना पड़े, उससे थोड़ी सी भुन जाए वो। और भुनने के बाद उसमें आधा चम्मच हल्दी डाल देना है, और हल्दी डाल के हल्का सा चला के ऊपर से दूध को, जैसे सब्जी छौंकी जाती है ऐसे दूध को छौंक लेना। वो दूध छौंक करके आप लेंगे तो 4 से 5 दिन में आप देखेंगे जिनको बहुत ज्यादा जुकाम या कफ रहता था, नाक बंद रहती थी, उनको बहुत विशेष लाभ हो जाता है। और इसी तरह से जो ऋतु परिवर्तन में होने वाले जो इस तरह के रोग थे वो भी अपने आप इससे कंट्रोल होते रहते। उसके बाद जो सबसे मुख्य काम करना है वो क्या करना है कि रात को सोने से पहले अपने पैरों को गर्म पानी में धोना है। सभी को, ये सभी को करना चाहिए। इससे जो है ना, जो जिनके पैरों में दरारें आ जाती हैं, जिनको बीवाई कहते हैं,
जैसे शहर में कम होती है समस्या, गांव में ज्यादा होती है। तो उन लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि रात को सोने से पहले गर्म पानी में उन पैरों को अच्छी प्रकार से धोएं। धोने के बाद पोंछ करके और देसी गाय का घी थोड़े से अपने तलवों में मसाज करें। गाय का घी जिसके पास नहीं है वो तिल के तेल का उपयोग कर सकते हैं। तिल का भी तेल ना हो तो सरसों के तेल का उपयोग भी कर सकते हैं। लेकिन पैर के तलवों में वो मसाज दे करके सोना बहुत जरूरी है। नाभि में जरूर देसी गाय का घी मिल जाए तो सर्वोत्तम है, ना मिले तो तिल का तेल या सरसों का तेल 4 से 5 बूंद नाभि में डाल के रात को सोना इस समय बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके एक छोटी सी प्रयोग से अनेकों लाभ आपको होंगे। जिसके होठ फट जाते हैं या चेहरे पे फटने लगती है स्किन चेहरे की, वो पता लगेगा कि आपको धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो गई है। केवल नाभि में वो तेल डाल के सोने से ये सारी ऊपर की जितनी भी समस्याएं वो खत्म हो जाएंगी। उसके अलावा क्या काम करना है कि व्यायाम और प्राणायाम नियमित रूप से, ये कहते हैं ये बल को ग्रहण करने का काल है। जो कमजोर लोग हैं वो भी इस समय बलशाली हो जाते हैं, क्योंकि इस समय जठराग्नि बहुत प्रबल होती है। जो आप खाते हैं वो अच्छी प्रकार से पचने लगता है और शरीर में लगने लगता है। तो इस समय बल को बढ़ाने का समय होता है। तो नियमित रूप से व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। व्यायाम में आप वॉक कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। जो और युवा हैं वो थोड़ा दौड़ सकते हैं। हार्ट पेशेंट का ध्यान रखें कि हार्ट पेशेंट दौड़ेंगे नहीं, वो बस तेज तेज चलने का ध्यान रखेंगे। लेकिन जो युवा हैं, बच्चे हैं, वो इस समय खूब एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें। जो 40 साल के ऊपर हो गए हैं उन लोगों का ध्यान है कि वही ब्रिस्क वॉक कर लें। पहले धीरे चलना, फिर और तेज, फिर और तेज, और फिर लास्ट में बहुत ताकत लगा के, यानी कि पसीना आ जाए उतनी तेज तक चलना है। उसके बाद सूक्ष्म व्यायाम होते हैं जिनको हम आसन कहते हैं। तो आसन करना इस समय अनिवार्य है। आसनों में जो सब कर सकते हैं वो सुखासन है, पद्मासन है, वज्रासन है, मंडूकासन है। इसके अलावा पश्चिमोत्तासन है, धनुरासन है, भुजंगासन है, सर्वांगासन है, शीर्षासन है। ये सूक्ष्म इनको व्यायाम कहते हैं, ये आसन जरूर करना चाहिए। और जो कर सकते हैं वो सूर्य नमस्कार जरूर करें। कम से कम 12 बार तो करें ही करें। उसके अलावा जितनी जिसकी क्षमता और ज्यादा करेंगे तो और अच्छा उसको बल मिलेगा। तो ये सूर्य नमस्कार, सूक्ष्म ये व्यायाम, और उसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम का विशेष महत्व है क्योंकि प्राणों की शक्ति को बढ़ाना, प्राण ही जीवन है। अगर जीवन को बढ़ाना है, जीवन शक्ति को बढ़ाना है, तो हमें अपने प्राणों को मजबूत करना पड़ेगा, प्राणों की शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए प्राणायाम है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में लिखा है कि 4 प्रकार के प्राणायाम होते हैं। अभी हठ योग की मैं बात नहीं करूंगा कि जैसे रामदेव जी या दूसरे हठ योगी सिखाते हैं, वो हठ योग की प्रक्रियाएं अलग अलग। लेकिन जो महर्षि पतंजलि ने, जो योग के सर्वोच्च मैं कहता हूं कि प्रवर्तक हुए हैं, महर्षि पतंजलि ने 4 प्रकार के प्राणायाम बताए। पहला है बाह्य प्राणायाम, दूसरा है आभ्यंतर प्राणायाम, तीसरा है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, और चौथा है बाह्य आभ्यंतर विक्षाक्षेपी प्राणायाम। आगे लिखते हैं कि केवल 3 प्रकार के, जो ऊपर के 3 प्राणायाम हैं, यही साधारण मनुष्यों के लिए हैं। यानी कि हम और आप जैसे जो साधारण इस श्रेणी में आते हैं, हम ये 3 प्राणायाम ही कर सकते हैं। चौथे प्रकार का जो प्राणायाम है वो बहुत ही जो महायोगी होते हैं उनके करने के लिए होता है, और विशेष जो उनकी देखरेख में करने के लिए होता है। लेकिन 3 प्राणायाम जो सबको करने चाहिए, बहुत ही सरल भी हैं, और जीवनी शक्ति को बढ़ाने के लिए इनसे आवश्यक चीज, इनसे जरूरी चीज और इनसे अच्छी चीज कोई दूसरी दुनिया में नहीं। तो इसका करने का तरीका भी मैं संक्षेप में बताता चलता हूं ताकि जो लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं, वो कर भी पाए। पहला बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में क्या करते हैं कि कमर गर्दन सीधे बैठ जाएंगे, सुखासन, पद्मासन जिसमें बैठ सकते हैं, और धीरे धीरे एक बार पूरे सांस को भरेंगे। जब पूरा सांस अंदर भर जाए तो फिर धीरे 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 उस सांस को बाहर निकाल देंगे। जब पूरा सांस निकल जाए तो उसी को फिर अंदर नहीं भरेंगे, बाहर ही रोक देंगे, और रोके रखेंगे जब तक कि हमारी क्षमता है। जब लगे कि बेचैनी हो रही है, अब सांस नहीं रुक पा रहा है, तो फिर धीरे धीरे वापस भर लेंगे, और फिर 1 सेकंड रोक करके फिर धीरे धीरे पूरा बाहर निकाल देंगे। अर्थात सांस को बाहर निकाल के रोकना, ये बाह्य प्राणायाम कहलाता है। तो इस प्रकार से कम 10 आवृत्तियां जरूर करें। 10 बार बाह्य प्राणायाम आवश्यक है। उसके बाद आभ्यंतर प्राणायाम। अभ्यंतर का अर्थ है कि सांस को धीरे धीरे भरते हुए
और पूरे फेफड़े भर लेंगे। मैं एक बार करके दिखा देता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। पूरे फेफड़े भर गए, अब इसको रोक लेना है। जिसकी जितनी क्षमता है, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट। अब ये अंतर जो है 2 मिनट तक भी कर सकते हैं। जिसकी और क्षमता वो 2.5 मिनट भी करे, लेकिन 1 मिनट तो आराम से हो जाता है अभी अंतर। तो 1 मिनट सांस रोक करके और फिर बहुत धीरे धीरे सांस लेना और सांस छोड़ना। इसमें जो आदर्श तरीका वो यह है कि अपने सांसों की ध्वनि आपको स्वयं को भी नहीं सुननी चाहिए। मतलब इतनी आप धीरे धीरे लेंगे और इतना धीरे धीरे छोड़ेंगे ताकि आपकी सांसों की आवाज आपको सुनाई ना पड़े। तो वो आदर्श स्थिति है प्राणायाम करने की। कई लोग बड़ी जल्दी जल्दी करते हैं, ये प्राणायाम नहीं होता। ये श्वसन क्रियाएं होती हैं, हठयोग की क्रियाएं होती हैं, कुछ विशेष बीमारियों में कराई जाती हैं, लेकिन हर वक्त प्राणायाम की श्रेणी में ये क्रियाएं नहीं आती हैं। तो प्राणायाम बहुत धीरे करना है, पूरे तन्मयता के साथ, एकाग्रता के साथ, शांति के साथ करना होता है। प्राणायाम करते समय आपके चेहरे पर कोई भाव नहीं हो, कोई आपके जो विचार हैं उनको कोशिश करें कि विचार उस समय ना चलें। विचार शून्य अपने आप को करना है और बिल्कुल धीरे धीरे आपकी जो ध्यान है, जो आपकी नजर है, आंखें बंद रहेंगी और वो श्वास पे रहेंगी नजर कि श्वास हम ले रहे हैं तो किस प्रकार से अंदर गया, किस प्रकार से श्वास नलियों से होता हुआ फेफड़ों में गया, फेफड़े में भर करके किस प्रकार से हमारी जो अशुद्धियां थी वो अशुद्धियां उस सांस के साथ वापस हम बाहर निकाल रहे हैं। भावना यही रखनी है कि उस समय परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कि हे परमेश्वर, ये सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान प्रभु, आपकी जो ये मैं ऑक्सीजन ले रहा हूं, आपकी जो प्राणवायु में ले रहा हूं, इससे मेरे शरीर में पूरी जीवनी शक्ति मेरी बढ़ रही है, सबसे ज्यादा मुझे शक्ति मिल रही है, ताकत मिल रही है। और जब प्राणों को छोड़ रहे हैं, सांसों को छोड़ रहे हैं, तो ये भावना करें कि मेरे अंदर जितने भी विकार थे, जितनी भी मेरे अंदर परेशानियां थी, रोग पैदा करने वाली जितनी भी शक्तियां थी, वो सब इन सांसों के साथ मैं बाहर छोड़ रहा हूं। तो ये भावना जरूर करें, जब भी आप प्राणायाम करें इस भावना के साथ करें कि शरीर में मेरे शक्ति आ रही है, प्रभु की ऊर्जा आ रही है, और जब बाहर निकल रहे हैं तो मेरे सारे रोग, मेरी सारी विकार, मेरे सब सब जितनी भी मेरे अंदर गलत शक्तियां थी, मेरे दुर्गुण थे, दुर्व्यसन थे और रोग थे, वो सब बाहर छोड़ रहा हूं मैं। इस प्रकार से आप देखेंगे धीरे 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 आपकी आनंद की अवस्था एक आती जाएगी और जीवनी शक्ति आपकी बहुत बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तो अपने आप को निरोगी बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए आहार, विहार, दिनचर्या, योग और प्राणायाम, ये 5 प्रकार की जो सिद्धांत हैं, जो प्रणालियां हैं, ये हम अपनाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोरोना हमारा कुछ बिगाड़ पाएगा। मैं आपको बता दूं कि पिछली दो जो लॉकडाउन सीजन रहे हैं 2020, 2021, उसमें एक भी दिन हमने अपने क्लिनिक की छुट्टी नहीं की और एक भी दिन हमने मास्क नहीं लगाया क्लिनिक में। मास्क फ्री जोन हमने बनाया हुआ अपने क्लिनिक को। जो लोग डॉक्टर कहते थे, सारे WHO कहता था कि मास्क लगाना जरूरी है, ये करना जरूरी है, हमने उस सारे भ्रांतियों को तोड़ दिया है। और इसका बहुत सारे जो पेशेंट्स हमारे यहाँ आए हैं या जो लोग आए हैं, उनको वो गवाह इस बात के कि कभी इस चीज की हमें आवश्यकता पड़ी नहीं। हमारा पूरा स्टाफ ईश्वर की कृपा से उसको कभी किसी को नहीं हुआ। और हमारे चिकित्सा केंद्र पर एक नहीं, सैकड़ों कोविड पेशेंट आए जिनकी हमने नाड़ी चेक करी है। नाड़ी चेक करने के बाद उनको डायग्नोज किया, डायग्नोज करने के बाद उनको पता लगा, टेस्ट भी कराया तो कोविड पॉजिटिव निकले। बुखार वाले, कफ वाले, खांसी वाले, इस प्रकार के पेशेंट आते थे और उनको देख करके हम औषधि दी। तो कभी भी आप जब विश्वास करते हैं अपने आयुर्वेद पर, अपने ऋषियों की परंपरा पर, अपनी गाय पर, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी रोग आपको परेशान कर सकता है। ये वायरस हम लोगों ने जो बनाया था पिछली बार, ये कोविड की एक ऐसी दवा, पूरे भारत तो छोड़िए, भारत से बाहर भी ये प्रचलित हुई और हमने इसमें घोषणा कर रखी थी कि जितने मर्जी वेरिएंट लेके आओ आप, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, लैम्बडा, ओमिक्रॉन से आगे भी अभी 5-7 वेरिएंट और इन लोगों के पास, वो भी आने वाले हैं। तो 2-2, 4-4, 6-6 महीने पे लाते रहेंगे। 2025 तक का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। तो हम कहते हैं कि भारत का आयुर्वेद सक्षम है आपके सारे वेरिएंटों से लड़ने के लिए। चिंता करने की किसी को आवश्यकता नहीं है। देसी गाय का दूध, देसी गाय की छाछ, देसी गाय का घी जिस जिसके घर में जाएगा या जिस जिसके शरीर में जाएगा, उसको कोई भी वायरस परेशान नहीं कर सकता है, कोई भी बीमारी इसको
छू नहीं सकती है। बस ध्यान रखने की आवश्यकता है, अपनी जीवनी शक्ति को बढ़ाना है, प्राणायाम नियमित करने हैं, व्यायाम नियमित करना है, और जहर मुक्त सब्जियां, जहर मुक्त अन्न, जहर मुक्त फल, जिसको आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा उपजाए हुए कहते हैं, उनको आप जरूर अपनाइए। जो किसान आपके संपर्क में है उनसे आप कहिए कि भैया हमें चाहे थोड़ा दे दो लेकिन ऑर्गेनिक दे दो। क्योंकि जिस प्रकार से हम फैमिली डॉक्टर रखते हैं, फैमिली वकील रखते हैं आजकल, उसी प्रकार से फैमिली फार्मर भी मैं कहता हूं कि जरूर रखिए। किसानों के साथ जुड़िए, और किसान जो गाय आधारित खेती कर रहे हैं उनसे जो भी सामान आपको मिल सकता है वो जरूर खरीदिए। ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए, और मैं कहता हूं पूरे देश के लिए ये समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो मुझे लगता है कि कोविड से बचने का जो रास्ता है, जो प्राकृतिक रास्ता है, वो शायद सभी को समझ आ गया होगा। इसलिए ओमिक्रॉन से या कोई भी नए वेरिएंट जो आने वाले हैं उनसे भी डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। चलते चलते एक बात और मैं कहूंगा कि वैक्सीनेशन के बाद जो एक मेजर प्रॉब्लम समझ में आई है, जो निकल के आई है, जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, वो है क्लोटिंग की। बहुत सारे पेशेंट्स एक्सपायर हुए हैं, और यंग एज में एक्सपायर हुए हैं, जिनको कहते हैं कोई बीमारी नहीं थी पहले। अभी मेरे संपर्क में भी कई लोगों की डेथ हुई है जो कि वैक्सीनेशन की सेकंड डोज के बाद हुई। कहते हैं कोई बीमारी नहीं थी, अचानक बुखार बना, बुखार बनने के बाद और हार्ट अटैक हुआ और वो एक्सपायर हो गए। तो हमने जब इस पे रिसर्च शुरू किया तो पता चला है कि जो जैसे ही वैक्सीन आपके शरीर में इंजेक्ट की जाती है तो शरीर की जो रोग प्रतिकारक क्षमता है, यानी कि जिसको हम एंटीबॉडी कहते हैं, वो हमारे शरीर में बनती है। और एंटीबॉडी अधिक बनती है क्योंकि जो वायरस है, वायरस को आपके शरीर में इंजेक्ट कराया जाता है अर्धमूर्छित करके। जो वैक्सीन है, वैक्सीन का मतलब वायरस ही है। वो वैक्सीन से आपको अर्धमूर्छित वायरस आपके शरीर में एंटर कराया जाता है, और उसको मारने के लिए आपके शरीर की जितने भी रोग प्रतिकारक क्षमता है, यानी कि जो एंटीबॉडीज है, वो बहुत तेजी से बन करके उस पर अटैक करती है। और उसको करने के कारण से कई बार, क्योंकि वो पूरी बॉडी में घूम रहा है वो वायरस, अर्धमूर्छित वायरस, तो अलग अलग जगह पर उस पर हमला किया जाता है। तो हमला करते समय जब एंटीबॉडी बाई चांस कहीं जैसे कोरोनरी आर्टरीज हैं हार्ट की, या ब्रेन की आर्टरीज हैं, अगर वहां पे इस तरह होता है, क्लोटिंग होती है, तो सडनली वो अटैक आ जाता है। ब्रेन अटैक आएगा तो पैरालिसिस हो जाता है, और हार्ट की कोरोनरी आर्टरी उसमें उस समय क्लोटिंग बनी तो हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये क्लोटिंग की समस्या बहुत ज्यादा बन रही है। तो इस क्लोटिंग की समस्या को हमने काफी लगभग 2-3 महीने से हम इसको हम एनालाइज कर रहे हैं, इस पे रिसर्च चल रही है, और काफी हमारे वैज्ञानिक इस पे काम पे लगे हुए हैं। उसमें भी हमने पंचगव्य से एक औषधि इसकी तैयार करी है, लगभग वो पूरा प्रोसेस हो चुका है। मुझे लगता है कि आने वाले 1 सप्ताह के अंदर अंदर उसको हम लॉन्च कर देंगे, जो कि लाइफ सेविंग ड्रग के नाम से जानी जाएगी, जीवन रक्षक दवा। अभी तक जब हार्ट पेशेंट होते हैं और बिल्कुल अटैक आ जाता है तो उनको एक दवाई लगाई जाती है, इंजेक्शन दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड यूरोकाइनेज। एक एंजाइम होता है जो एंटी क्लोटिंग होता है। तो हमारे ईश्वर की कृपा से गौ माता के जो गव्य है उसके अंदर वो प्राकृतिक रूप से वो तत्व पाया जाता है। यूरोकाइनेज जो तत्व है वो गौमूत्र के अंदर प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो उसको बचा करके, उसे एक वैज्ञानिक एक प्रक्रिया है, उस यूरोकाइनेज को किस तरह से हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं, और उसको प्रिजर्व करके उस औषधि का हम निर्माण कर रहे हैं। तो जैसे ही वो औषधि पिलाई जाएगी 1 घंटे के अंदर अंदर वो क्लॉट सारे डिजोल्व हो जाते हैं। तो बहुत ही चमत्कारिक ये खोज है। हमारे ऋषियों ने जो लिखा था उसको हम वैज्ञानिक तरीके से हम लोग कर रहे हैं। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी के लोग, अलग अलग वैज्ञानिक मंडल हमारे साथ इस पे काम कर रहा है, और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ही एक मील का पत्थर साबित होगी। क्योंकि अभी तक जो लाखों लोग लगवाते हैं, हार्ट अटैक के समय इंजेक्शन देना पड़ता है उनको, लाइफ सेविंग ड्रग के रूप में यूरोकाइनेज का इंजेक्शन वो देते हैं। तो उसकी प्राकृतिक रूप में हम कर देंगे, और वो जो लाखों रुपए का इंजेक्शन है उसको 200-300-400 रुपए के अंदर ही हम उपलब्ध करा देंगे, वो भी पूरी आधा लीटर की बोतल में, 500 ml की बोतल में हम उपलब्ध कराने वाले हैं। तो इस पे भी हमारा काम चल रहा है, और मुझे लगता है कि आने वाले 1 सप्ताह के अंदर अंदर वो भी आप लोगों के लिए हम तैयार करके ले आएंगे। तो मुझे लगता है कि शायद ये विषय कंप्लीट हो गया है। अब कोई प्रश्न आपके श्रोताओं के हैं तो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने काफी बेहतरीन तरीके से हमें काफी अच्छे अच्छे उपाय बताए, और हमें उम्मीद है कि सभी पार्टिसिपेंट्स को आपका जो ये विषय है काफी लाभ पहुंचाएगा। तो अगर किसी पार्टिसिपेंट को कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो फैमिली को लेकर, बच्चों को लेकर इस विषय में, तो आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।
अपना हैंड रेज करके, और जो वीडियो ऑन करने के लिए कंफर्टेबल है वीडियो ऑन करके अपना वॉइस अनम्यूट करके भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। या तो आप चैट बॉक्स में भी अपना क्वेश्चंस डाल सकते हैं। मुझे लगता है कि शायद सभी को सभी प्रश्नों के जवाब मिल गए हैं। तो प्रश्न बाकी नहीं है, बस ध्यान रखिएगा सभी लोग, कोई प्रश्न नहीं है तो। चलते चलते दो तीन चीजें मैं और आपको बताता चलूं कि हमारी जो रसोई है वो सबसे बड़ा चिकित्सालय होता है। तो अपनी रसोई घर को, किचन से रसोई बना लीजिए। किचन का मतलब होता है जहां पे किचकिच होए, और रसोई का मतलब होता है जहां पर बने हुए भोजन में रस मिले, उसको खाकर भी लोग प्रसन्न हो, आनंदित हो, उसको रसोई कहते हैं। तो रसोई में 48 प्रकार की मसाले पहले हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ करते थे, इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें शायद आप लोगों के घरों में भी होती होंगी। जैसे आपका अजवाइन है, धनिया है, जीरा है, हींग है, काली मिर्च है, काला नमक है, छोटी हरड़, बड़ी हरड़, उसके बाद दालचीनी है, उसके बाद काली मिर्च है, सफेद मिर्च है, पांचों प्रकार के नमक है, काला नमक है, सेंधा नमक है। इस तरह से जो नमक है, उसके बाद मिश्री है, शहद है, ये हल्दी है, ये सारी औषधियां हैं, आयुर्वेद की औषधियां हैं। मेथी है, तो ये राई है, ये इस प्रकार के जो मसाले हैं ये औषधियां हैं। तो अलग अलग सब्जियां हमारी जो माताएं बहनें पहले भोजन बनाती थी, तो वो ऋतु के अनुसार और सब्जी की प्रकृति के अनुसार उसी चीज को बनाया करती थी। जैसे अरबी एक बनती है, अरबी आती है, तो अरबी क्योंकि गैस बनाने वाली होती है, वायुवर्धक होती है, तो उसको अजवाइन में छोंका जाता था। जैसे गोभी है, फूल गोभी भी वातवर्धक होती है, तो उसके वात के प्रभाव को दबाने के लिए उसको मेथी में छोंका जाता था। कढ़ी है, कढ़ी को भी मेथी में बनाया जाता था। इसी प्रकार से जैसे बाकी आलू है, दूसरी सब्जियां, उनको जीरे में बनाया जाता था। तो ये सारी औषधियां थी, हमारी माताएं बहनें पहले जानती थी। तो वो कहीं ना कहीं वो नॉलेज, जो दादी नानी की जो नॉलेज थी, वो कहीं ना कहीं अब छूट गई है हमसे। तो उसको वापस जुड़े, अपने पूर्वजों के साथ बैठे, उनसे बातें करें, उनसे पूछें कि कौन सी सब्जी कैसे बनानी है, किस प्रकार से रायता बनाना है, किस मौसम में कौन सा रायता खाना है। वो सारी की सारी चीजें आपको दादी नानी के नुस्खों से मिल जाएंगी, तो उनका भी जरूर ध्यान रखें। एक विशेष ध्यान रखना है कि रिफाइंड तेल का प्रयोग बिल्कुल ना करें। रिफाइंड तेल हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। वो आपकी जितनी भी आपकी नसें होती हैं, नाड़ियां होती हैं, नाड़ियों में वो जम जाता है, और जो ब्लॉकेज करता है, ब्लॉकेज के कारण से हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक, इस प्रकार की बीमारी आती हैं। तो उसको आप बिल्कुल प्रयोग ना करें। तीसरा है सफेद नमक। जो समुद्री नमक होता है, चाहे वो किसी भी कंपनी का क्यों ना हो, समुद्री नमक हमारे लिए ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, आपकी हाइपरटेंशन आपको देता है, आपकी आर्टरीज में जो उत्तेजना को बढ़ाता है, साथ में आपके जोड़ों में दर्द करता है। तो इस प्रकार 5-6 बीमारियां ये सफेद नमक लेके आता है। तो सफेद नमक को अपने रसोई से हटा दीजिए। उसकी जगह आप समुद्री नमक की जगह आप ले आइए सेंधा नमक। तो सेंधा नमक आप खाएंगे तो ब्लड प्रेशर वालों को कभी ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं रहेगी, और जिनको नहीं है उनको कभी होगी नहीं। तो इसको हटा दीजिए। उसके अलावा है एल्युमिनियम के बर्तन, जिनको सिल्वर, जितने आजकल ये एनोडाइज आते हैं, या और प्रकार के प्रेशर कुकर हैं, पैन हैं, सभी प्रकार के, ये जो एल्युमिनियम के बर्तन है, इनको अपनी रसोई से तुरंत हटा दीजिए। ये सबसे बड़े कैंसर पैदा करने वाले तत्व इससे उत्पन्न होते हैं, टीबी इससे होती है। तो एल्युमिनियम के बर्तन अपनी रसोई से हटा दीजिए। चौथा है सफेद चीनी, जिसको हम सफेद जहर कहते हैं। तो सफेद चीनी, जो क्रिस्टल वाली चीनी होती है, उसको तो बिल्कुल ही प्रयोग ना करिए, वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हमारे देश में प्रयोग होती नहीं थी। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने आकर के शुगर मिल यहाँ पे लगाए, और शुगर मिलों में ये चीनी बना गया, खुद नहीं खाते, भारतीयों को खिलाते हैं। अब भारतीय, हमारे ऐसे लोग, हमारे जो विद्या छूट गई, तो अविद्या के कारण से वो चीनी का प्रयोग भरपूर होता है, और उस चीनी के कारण से ही बहुत प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती हैं। हाईली एसिडिक होती है, पीएच लेवल उसका 4.5 से भी कम होता है। तो उसका प्रयोग, चीनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करें। उसकी जगह आप गुड़ से ले सकते हैं, खांड ले सकते हैं, शक्कर ले सकते हैं, शहद ले सकते हैं, मिश्री का प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन सफेद चीनी का प्रयोग भूल से भी ना करें। तो सफेद चीनी छोड़ दीजिए, मैदा की बनी हुई चीज छोड़ दीजिए, सफेद नमक छोड़ दीजिए, और पॉलिश वाली दालें, पॉलिश वाले चावल,
इनका भी प्रयोग अपना करें। प्राकृतिक जो चावल हैं, दालें हैं, उनका प्रयोग करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहेंगे। इन बातों का भी आप ध्यान रखिएगा। जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने एक और बहुत ही इनक्रेडिबल टॉपिक सबको बताया जो कि हम सभी लेडीज यूज करती हैं खाना बनाते वक्त सब कुछ। तो इन छोटी छोटी बातों से भी हम अपना ध्यान रख सकते हैं, अपने घर वालों का ध्यान रख सकते हैं, उनके खान पान का ध्यान रख सकते हैं और ये कोविड जैसी समस्या से बच सकते हैं। तो सर शीला जी का प्रश्न आया कोई? शीला नौलखा जी का कोई प्रश्न है गैस के लिए शायद? हाँ जी सर, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो तो क्या करें, इनका क्वेश्चन है। हाँ, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वालों को ध्यान रखिए कि एक तो गरिष्ठ भोजन नहीं करना है। सबसे जो हम लोग कमी होती है क्या है कि देर से भोजन करना। रात्रि भोजन जो है वो बहुत देर से करते हैं, तो रात्रि देर से भोजन करने वालों की जठराग्नि वैसे ही शांत हो जाती है, और जब वो भोजन किया जाता है तो भोजन अपच रह जाता है, पचता नहीं है पूरी तरह से, और वो गैस बनाता है। तो इसके लिए ध्यान रहे कि एक तो भोजन हम सूर्यास्त के आसपास कर लें ताकि हमारी जठराग्नि उसको पचाने में सफल हो। दूसरा, ऐसे लोगों को अजवाइन का प्रयोग जरूर करना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि जैसे रात को एक तांबे का लोटा लेकर के उसमें 1 बड़ी चम्मच अजवाइन भिगो दीजिए, आधा चम्मच मेथी उसमें भिगो दीजिए, और अभी सर्दी सर्दी 5 मुनक्का उसमें भिगो दीजिए, और सुबह उसको अच्छे से मसल करके वो पानी खाली पेट बिना कुल्ला किए बैठ करके हल्का गुनगुना करके वो पानी नियमित रूप से पिएंगे तो गैस्ट्रिक ट्रबल से बहुत जल्दी इनको निजात मिल जाएगी और गैस की समस्या से इनको मुक्ति मिल जाएगी। भोजन का ध्यान रखें, समय पे करें और चबा चबा के भोजन करें। जो लोग जल्दी जल्दी भोजन करते हैं, बिना कम चबाए भोजन करते हैं, उनको गैस की समस्या ज्यादा होती है। तो भोजन को अच्छी प्रकार से धीरे से और शांति के साथ भोजन करने का भी विधान होता है। एक बहुत आयुर्वेद में हर चीज का एक विधान है। तो भोजन करने का विधान है कि आप शांतचित्त होकर के और पद्मासन में या पद्मासन नहीं बैठ सकते, सुखासन में बैठ जाइए, फालथी मार के बैठ जाइए और बिल्कुल धीरे धीरे आप उस भोजन को करिए, थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे ग्रास लेकर के और अच्छी प्रकार चबा के, तो ये गैस की समस्या आपकी परमानेंट ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि विदाउट पॉलिश वाले जो राइस होते हैं वो मार्केट में हमें कहाँ से इजीली मिल सकते हैं? अच्छा, अवेलेबल है? आवाज क्लियर नहीं आई है, क्या दोबारा बताइए सर। यहाँ पे एक संपूर्ण गेस्ट ने एक क्वेश्चन पूछा है कि विदाउट पॉलिश वाले जो राइस होते हैं वो मार्केट में आजकल मिलते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल मिलते हैं। जी जी जी, बिल्कुल मिलते हैं। और मैं तो कहूंगा कि जो सस्ते चावल होते हैं वो बिना पॉलिश वाले होते हैं। 50-60 रुपए किलो तक के जो चावल हैं वो आपको बिना पॉलिश वाले मिलेंगे। जो 80, 100, 150, 200, 250 रुपए किलो वाले चावल है वो सब पॉलिश वाले मिलेंगे, क्योंकि उसको पॉलिश करके उसको उसका ऊपर की जो परत है वो उतार दी जाती है, चावल थोड़ा पतला भी हो जाता है और उससे सुंदर भी दिखता है। तो जो प्राकृतिक चावल हैं, देसी चावल हैं, चाहे वो बासमती भी हो चाहे वो देसी चावल भी हो, वो जो सस्ते जितने भी होंगे समझिए कि वो उतने ही अच्छे आपके लिए होंगे। तो ज्यादा महंगे पे मत जाए, सस्ते चावल देखिए, और उनका कलर भी एकदम थोड़ा डल होगा, ब्राइट कलर नहीं होगा। जो प्राकृतिक चावल होंगे या प्राकृतिक दाल होंगी जितनी भी चमकदार होंगी वो समझिए पॉलिश वाली। तो बाजार में मिलता है और ऑर्गेनिक स्टोर्स भी बहुत सारे खुल गए हैं, तो आप प्राकृतिक दालें भी ले सकते हैं, ऑर्गेनिक स्टोर से भी खरीद सकते हैं। जी जी सर, अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे आजकल हमने काफी सुना था कोविड के टाइम में कि काढ़ा बहुत कारगर साबित होता है, तो किस टाइप का काढ़ा हमें लेना चाहिए इस मौसम में? हाँ, ऋतु के अनुसार काढ़े का बदल जाता है। बहुत, मैं तो कहता हूँ अति सर्वत्र वर्जिए, अति नहीं करनी चाहिए। कई लोगों ने क्या किया कि पिछले कोरोना काल में इतना काढ़ा पी लिया कि उनको बाद में अल्सर हो गया। बहुत सारे लोगों को गर्मी हो गई, पेट में गर्मी करते करते वो, क्योंकि बहुत सारा अदरक डालते रहे, सौंठ डालते रहे, तुलसी, गिलोय, ये सब डालते रहे और वो बाद में गर्मी कर गया। तो ऐसा नहीं करना है। काढ़े में आप घर में काढ़ा बना सकते हैं, उसमें थोड़ी अजवाइन, इस समय सर्दी का मौसम है, थोड़ी अजवाइन डाल लीजिए, थोड़ी दालचीनी डाल लीजिए, 4 से 5 तुलसी के पत्ते डाल लीजिए, थोड़ी सी 1 से 1.5 ग्राम अदरक उसमें डाल लीजिए, और उसके अलावा अभी आम, पीपल,
नीम और अमरूद, ये 4 प्रकार के पत्ते भी, एक 4 से 5-5 पत्ते उस काढ़े के अंदर डाल लीजिए। और काढ़ा बनाने का तरीका यह है कि आप ये सारी थोड़ी-थोड़ी मात्रा में डाल लीजिए। जैसे आपको एक व्यक्ति को पीना, 1 कप काढ़ा बनाना है तो उसको 1 लीटर पानी उबालना पड़ेगा। 1 लीटर पानी को उबालते-उबालते बहुत हल्की आँच पे उबालते रहिए, और जब वो 1 कप यानी कि 200-250 ml रह जाए, तब उसको छान के पी लीजिए। उस समय गुड़ डालना लाभदायक रहेगा। काढ़े के अंदर थोड़ा-सा गुड़ जरूर डाल लीजिए। ये पाँचों प्रकार के पत्ते डाल लीजिए। तुलसी के साथ तुलसी, गिलोय, आम, पीपल, नीम, अमरूद, और इसके अलावा थोड़ी-सी दालचीनी डाल करके, थोड़ी-सी अजवाइन डाल करके और थोड़ा गुड़ डाल करके 1 लीटर पानी में उबाल करके वो 1 कप मतलब 250 ml के आसपास रहने का उसको बना करके पी सकते हैं। लेकिन 8-10 दिन पिएं, उसके बाद फिर ब्रेक दे दें बीच में, फिर 8-10 दिन पिएं, फिर ब्रेक दे दें। इस प्रकार से करते रहें। जी, कोई और प्रश्न? जी, सुदेश कुमार शर्मा जी ने हैंड रेज किया है। प्लीज सर आप अपने आप को अनम्यूट। सर नमस्ते। जी नमस्ते। सर मैंने सफेद काली मिर्च, मुनक्का और सच्चा मोती का मिक्सचर का मैंने वो गोलियां ली थी देसी गाय के दूध के साथ में। सर वो एक बार जो आपने बताया वो मेरा कंप्लीट हो गया है, क्या मैं उसको दोबारा करूं क्या? कितने दिन लिया है आपने वो? लगभग सर महीना भर में हो गया होगा वो। नहीं, उसको लीजिए, 3 महीने तक लीजिए। आंखों की रोशनी के लिए बताया होगा मैंने वो। हाँ जी बिल्कुल। उसको आप 3 महीने ले सकते हैं कम से कम। ठीक है साहब, थोड़ा खाने पीने में कोई सावधानी क्या रखनी है क्या हाँ, किसी इसमें प्रकार? हरी सब्जियां, पत्ते वाली सब्जियां आप ज्यादा खाइए इस समय। सूप बना के पीजिए, ठीक है। और हाँ, बाजरे का प्रयोग करिए खाने में इस समय। ठीक है सर। जी। कोई चीज बंद करनी तो नहीं है, दही क्या कोई चीज? हाँ, दही का ज्यादा उपयोग ना करें। लाल मिर्च तो बिल्कुल नहीं खानी है। तीखी तीखी मसाले वाली चीजें बंद करनी है। अधिक तली हुई चीजें आपको नहीं खानी है। ठीक है सर। गाय का घी नियमित रूप से आपको लेना है। ठीक है सर, क्या ये जो फॉर्मूला आईसाइट का क्या लड़का लड़की जवान किसी पर भी लागू है क्या सर? ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी ले सकता है। किसी प्रकार का इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, और ये ठीक है। सभी लोग ले सकते हैं इसको। लेकिन इसको बनाने की विधि है कि इसको खरल अच्छे से करना है ताकि एक रस हो जाए। हाँ सर, ये मिक्सी में ही करा था सर। हाँ, मिक्सी में पूरा नहीं होगा, खरल में उसको कीजिए, या इमामदस्ते में अच्छे से कूट लीजिए उसको, ताकि ठीक है वो सर। एक रस हो जाए। तीनों चीज एक रस होना बहुत जरूरी है। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। वेलकम। पूछो पूछो। हेलो सर, ये मेरी बेटी के ना एक्सीडेंट हो गया था कुछ साल पहले। जी। तो उसकी जो यूरिन और स्टूल अपने आप से नहीं आता, तो पाइप से निकालना पड़ता है यूरिन, और ग्लव से पॉटी निकालनी पड़ती है। उसकी वहां की नसें नहीं काम करती और हाँ, वो पैर भी कमजोर हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए कोई बताइए, बहुत साल कितने हो गए। कितने साल की है बच्ची? बच्ची 30+ हो गई, 30 घर में प्लस बैठे बैठे हो गई ना। अच्छा, ठीक है। तो इनको एक प्रयोग में बता रहा हूँ, कुछ दिन वो करके देखिए आप। जो छोटी हरड़ होती है ना, हाँ जी, छोटी हरड़। छोटी हरड़ ले लीजिए 25 ग्राम, अच्छा। और 100 ग्राम ले लीजिए कैस्टर ऑयल। तो उस कैस्टर ऑयल में किसी स्टील के बर्तन में डाल करके उसको उबालिए, और उसमें वो जो 25 ग्राम छोटी हरड़ उसको तल लीजिए एक बार। अच्छा। तलने के बाद जैसे वो फूल करके, हाँ, फूल जाएंगी, ब्राउन कलर की हो जाए, तो उनको निकाल लीजिए उसमें से। और उसी कैस्टर ऑयल में ही तलना है? हाँ, कैस्टर ऑयल में उसको तल लीजिए, अच्छा तो वो फूल जाएंगी। फूल करके ब्राउनिश कलर हो जाएगा उनका। अच्छा। जब ब्राउनिश कलर हो जाए तो काला नहीं पड़े वो, उससे पहले ब्राउनिश कलर होते है, उसको निकाल लीजिए उसमें से, और उसको बंद कर दीजिए गैस को। और उसको फिर निकाल करके उनको अच्छी तरह से मिक्सी में पीस सकते हैं, या सिलबट्टे पे या इमामदस्ते में कूट के उसका पाउडर बना लीजिए। हाँ जी। और पाउडर बना करके उस पूरे पाउडर को उसी 100 ग्राम तेल में वापस मिला लीजिए। तो अच्छा। वो एक चटनी की तरह, पेस्ट की तरह बन जाएगा। वो पेस्ट एक कांच की अपनी शीशी में आप डाल लीजिए, और इस बच्ची को आधा टेबल स्पून सुबह, आधा टेबल स्पून शाम को 8 दिन तक दीजिए। अच्छा। तो इससे मुझे लगता है कि बहुत प्रभाव आएगा। और ना आए तो फिर आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, मुझे बताइएगा। या इस बच्ची को एक बार अगर आ सकते हैं तो मेरे क्लिनिक पे ले आइएगा, मैं इसको एक बार अच्छे से देख के, और इसकी जो भी उचित औषधि होगी वो मैं बता दूँ। हाँ जी सर,
ये कोई एक्सरसाइज भी बताएंगे आप? नहीं देखिए, बिना देखे मैं एक्सरसाइज नहीं बता सकता। पहले मैं बच्चे की स्थिति देख लूं, व्यक्तिगत रूप से आप दिखा दीजिए मुझे कभी आके, उसके बाद ही मैं एक्सरसाइज बता पाऊँ। और एक सर इसकी आईसाइट बहुत वीक है, हाँ आंखों वो तो का। देखिए, जब जब आपका पेट कमजोर हो गया तो सारी चीजें कमजोर होती जाएंगी। तो पेट को अच्छा ठीक करना सबसे पहले बहुत जरूरी है। अच्छा तो ये अच्छा। पेट को ठीक आप, करने की मैंने आपको तरकीब बताई है, आप इसको करिए 8 दिन पहले, हाँ जी और 8 दिन के बाद फिर मुझे बताइएगा। सर, आप अपना नंबर बता हाँ, दीजिए। नंबर आप नोट कर लीजिए, 92। सर आप चैट पे डाल दीजिए नंबर, मैं चैट पे डाल दीजिए। 1 मिनट। सर आप अपना नाम भी बता दीजिए। डॉक्टर सुनील आर्य। कौन सा तेल बोला था? कैस्टर ऑयल। चैट बॉक्स में डाल दिया है, उसमें दे ठीक है। और कोई प्रश्न किसी का? सर एक क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा है कि सर्दियों में हमें कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए जो हमारे लिए फायदेमंद हो? हाँ, सर्दी में क्योंकि रात लंबी होती है तो नींद का भी समय ज्यादा होना चाहिए। तो कम से कम 8 घंटे की नींद सर्दियों में लेना बहुत जरूरी है। यानी कि हम 8 से 9, 9:30 तक अधिक से अधिक हमें सो जाना चाहिए, और सुबह 5 बजे तक हमारी ये 8 साढ़े 8 घंटे की नींद पूरी हो जाती है। तो 5 बजे हमें उठना है, और 9 से 9:30 के बीच में सो जाना चाहिए। तो आपकी जो है आयु लंबी होगी, बीमारी से रहित आपका जीवन हो जाएगा। जी। सर एक और क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा है कि जैतून का तेल क्या सर्दियों में काफी फायदेमंद होता है? हाँ, काफी फायदेमंद होता है, बिल्कुल प्रयोग कर सकते हैं। सर्दी सर्दी तो कर सकते हैं उसको। तिल का तेल, जैतून का तेल, ये सर्दी में प्रयोग कर सकते हैं। मूंगफली का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं। बाकी सरसों का तेल तो वो कहते हैं एवरग्रीन है, उसको पूरे साल आप यूज कर सकते हैं, लेकिन बदलने के लिए इस समय जैतून, तिल और मूंगफली, ये 3 प्रकार के जो तेल हैं वो अधिक सर्दियों में प्रयोग कर सकते जी। और सर सर्दियों में जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ऐसे कौन हैं। से ड्राई फ्रूट्स हैं जो हमें नहीं खाने चाहिए बिल्कुल भी, और ऐसे कौन से ड्राई फ्रूट्स हैं जो हमें जरूर खाने चाहिए सर्दियों में? देखिए, नहीं खाने वाले कोई फल नहीं है कि जो नहीं खाने चाहिए। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं खाने चाहिए। जैसे मूंगफली का इस समय सीजन है, तो मूंगफली भी ड्राई फ्रूट में हम सरसों के तेल का। एक मिनट। एक क्वेश्चन मैं पूछूं? सर आपका शायद टेक्निकल इशू है, नेटवर्क इशू। पार्टिसिपेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई क्वेश्चन है हेल्थ रिगार्डिंग तो आप चैट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं।
कम से कम 2 घंटे सूर्य की किरणों में बैठ सकते हैं। अमिता जी, शायद आपने पहले से मैं नहीं सुन पाए थे। तो सर्दी के मौसम में 2 घंटे तक आप सूर्य के प्रकाश में बैठ सकते हैं। और उगते सूर्य का मिलता है तो आधा घंटा भी अगर आप ले लेते हैं तो काफी पर्याप्त होता है। तो उगते सूरज की आप आधा घंटा बैठ सकते हैं। दिन में बैठना है तो 1.5 से 2 घंटे तक भी आप आराम से सूर्य की किरणों की उपस्थिति में बैठ सकते हैं। सर कहते हैं कि सनलाइट में अल्ट्रावायलेट रेज होती है जो हार्मफुल होती हैं। हाँ, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, लेकिन सर्दी के मौसम में क्योंकि आपकी जो कोण है सूर्य का वो अलग हो जाता है, तो अल्ट्रावायलेट इतनी तेजी के साथ नहीं आती जितनी गर्मी में आती है। तो सर्दी के मौसम में आप उसमें बैठ सकते हैं। 1 से 1.5 से 2 घंटे तक भी बैठ सकते 3 घंटे तक भी बैठ सकते हैं। हैं। हाँ, काम ना चले तो 3 घंटे बैठ जाए, कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ओके। और कोशिश करें कि सूर्य की ओर पीठ करके बैठे, सूर्य की ओर मुंह करके सूर्य की किरणें नहीं लेनी चाहिए। पीठ पर लेने से जो आपकी स्पाइन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, वहां से जो सूर्य की किरणें वो पूरी मात्रा में आपके जो तत्व हैं वो ग्रहण करती हैं और पूरे शरीर को उसकी ऊर्जा मिल जाती है। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा। सर जी आपने बोला कि ऑयल नहीं यूज करना, घी यूज करना है। घी तो आजकल बर्तन में रखो तो वो जम जाता है, तो अगर हम उसी में खाना बनाएंगे तो वो हार्मफुल नहीं है, बॉडी में जाएगा तो? नहीं नहीं नहीं, देसी गाय का घी का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और आपके शरीर का तापमान होता है 37.2 डिग्री सेल्सियस। यानी कि हम तो आपके यही घी लेते हैं ना जो मार्केट में मिलता है, अमूल घी जैसे। नहीं, अमूल घी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं घी का मतलब मेरे लिए देसी गाय का घी है। वो भैंस या कैसे अमूल पता या चलेगा? हाँ, उसके लिए आपको जो देसी गाय के काम करने वाले लोग हैं उनसे संपर्क करना पड़ेगा। अच्छा। और सर एक और कहीं ना मिले तो पूछना था। हमारे केंद्र, हमारा स्वदेशी केंद्र है रोहिणी दिल्ली में, यहाँ से आप मंगवा सकते हैं, यहाँ से आपको मिल जाएगा। अच्छा, कि ये सरसों के तेल दो होते हैं, एक पीला एक काला सा, तो जी, कुकिंग में कौन सा यूज करूं? दोनों यूज कर सकते हैं। अच्छा। दोनों ही लाभदायक हैं। पीली सरसों का तेल और ज्यादा थोड़ा न्यूट्रिशियस होता है, वो और अच्छा माना जाता है। तो पीली सरसों का तेल आप यूज करें, वो और ज्यादा अच्छा होता है। काली सरसों का भी हानिकारक बिल्कुल नहीं होता, वो भी अच्छा होता है। जी, सर हमारे एक पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है कि TSH लेवल हाई था, कैसे ठीक होगा? अभी मेडिसिन लेनी पड़ रही है। हाँ, कितने mg का मेडिसिन ले रहे हैं? थायरोक्सिन ले रहे हैं कि थायरोनॉर्म ले रही हैं? सर थायरोक्सिन है 0.5 mg 50। अच्छा, 0.5 नहीं होगा, 50 mg होगा। हाँ 50। हाँ, 50 mg ले रहे हैं। तो TSH लेवल कितना रहता है आपका? 5 से ऊपर है? हाँ 5.5 6 बीच बीच में दवाई छोड़ देते हैं तो थोड़ा बढ़ जाता है शरीर में, फिर वो थोड़ा वीकनेस लगता है, दवाई लेने से वो ठीक रहता है। जी जी जी। तो इस तरह के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए खास तौर से एक तो धनिया का प्रयोग उनके लिए बहुत लाभदायक होता है। धनिया जो होता है ना, वो थायराइड को नेचुरल रूप से ठीक करता है। तो धनिया क्योंकि ठंडा होता है, तो धनिया के साथ इस समय अजवाइन का प्रयोग करना उचित रहेगा। जैसे रात को एक तांबे के बर्तन में 1 चम्मच धनिया अधकूट करके भिगो दीजिए और 1 चम्मच साथ में अजवाइन डाल दीजिए उसमें, तो वो पानी रेगुलर पीजिए। दूसरा है, एक थायराइड को जो ग्लैंड होती है उसको एक्टिवेट करने के लिए एक प्राणायाम होता है जिसको ब्रह्मरुज्जयी हम लोग बोलते हैं। वो प्राणायाम आप रेगुलर करिए। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, आप समझ लेंगे। उसको रेगुलर करिएगा तो वो थायराइड ग्लैंड आपकी नेचुरल रूप से एक्टिवेट हो जाएगी और ये TSH लेवल नेचुरल रूप से ठीक हो जाएगा। समय लगग सकता है, 4 से 5 6 महीने भी लग सकते हैं, तो हिम्मत नहीं हारनी है। इसको लगातार करते रहेंगे तो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। प्राणायाम करने की विधि है कि गहरी सांस आप भर लीजिए ऐसे, इस प्रकार से उज्जयी की तरह करते हुए भ्रमर उज्जयी ये प्राणायाम है। और उज्जयी प्राणायाम भी आप करिए, साथ में एक्सरसाइज करिए, व्यायाम करिए और खुश रहिए। देखिए, जो थायराइड की बीमारी है वो इंट्रोवर्ट लोगों को ज्यादा होती है। जो लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते, अपनी समस्याओं को सिर्फ अंदर लेकर के घुटते रहते हैं, उन लोगों को थायराइड की समस्या ज्यादा होती है। तो अपनी समस्याओं को, अपनी बातों को आप एक्सप्रेस कीजिए,
कहिए, अपने मित्र बनाइए, अपने मित्रों को बताइए। कोई ना मिले तो आप जो है कमरे के अंदर भी अपनी बातों को कह दीजिए, लेकिन उनको अंदर घुटने मत दीजिए, उससे थायराइड आपका बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। सर ये धनिया और अजवाइन जो बोले, ये हर मौसम में ऐसे ही लेना है क्या? देखिए, गर्मी में केवल धनिया ले सकते हैं, अच्छा। अभी सर्दी का मौसम है, क्योंकि धनिया की प्रकृति ठंडी होती है, तो उससे आपको दूसरी समस्या कफ वृद्धि हो सकती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए इस समय अजवाइन को मिला करके लेना उसके साथ जरूरी है। ये तांबा का बर्तन में बताया फुलाने के लिए? जी, तांबे का बर्तन। और थोड़ा सा इसको मतलब सुसुम भी कर सकते हैं क्या सुबह में? हाँ हाँ, बिल्कुल कर लीजिए, गुनगुना करके ही पीना है उसको, ठंडा नहीं पीना है। थैंक यू सर। जी, वेलकम। और कोई प्रश्न किसी का? सर एक और गेस्ट का क्वेश्चन है, जो है डैंड्रफ साइरोसिस प्रॉब्लम के लिए क्या करें? डैंड्रफ के लिए? जी। हाँ, इनको बताइए। एक तो उपटन का मैंने प्रयोग बताया है, सभी को उपटन का प्रयोग जरूर करना है। अपने भोजन के अंदर हरी सब्जियां, पत्ते वाली सब्जियों का प्रयोग ज्यादा करना है। त्रिफला का नियमित रूप से उपयोग करना है, रात को सोते समय त्रिफला, और त्रिफला के पानी से ही इनको जो सर है स्काल पे उसकी मालिश करनी है। उसके बाद नारियल के तेल में कपूर मिला करके सर के तेल की मालिश करनी है। ये 3-4 प्रक्रिया करेंगे तो उनका डैंड्रफ बिल्कुल खत्म हो जाएगा। रात को भिगो के रखना है त्रिफला, उस त्रिफले के पानी से बालों की जड़ों में मसाज करना है। रात को त्रिफला खाना भी है, अपना गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, देसी गाय के दूध के साथ ले सकते हैं। और सब सुबह खाने में जितनी भी सब्जियां हैं, हरी सब्जियों का ज्यादा प्रयोग करना है, पत्ते वाली सब्जियों का ज्यादा प्रयोग करना है। और सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर मेरा एक आपने बोला ना कि नारियल के तेल में कपूर डाल के, सर्दियों में तो नारियल तेल जम जाता है, हाँ, और उसको कोई गर्म कर तेल? लीजिए, गर्म पानी जैसे आप थोड़ा नारियल का तेल किसी कटोरी में लेकर के, जितना लगाना है सर में उतना हाँ लेकर जी। के गर्म पानी में रख दीजिए उस कटोरी को, तो पिघल जाएगा। उसमें एक चुटकी कपूर मिला लीजिए, उसको मिला के अच्छे से अपने सर की उंगलियों से मसाज करनी है, ऐसे हथेली से नहीं करनी है, उंगलियों से करनी है। ठीक है जी, सर। और सोरियासिस के ऊपर और कोई सॉल्यूशन? नहीं, सोरोसिस तो एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, उसके लिए फिर लंबी प्रक्रिया है, औषधियां उसके साथ कुछ दी जाती हैं, आहार विहार उसका ठीक किया जाता है, तो उसके लिए व्यक्तिगत रूप से आपको मिलना पड़ेगा क्लिनिक पे आके। ओके वो सर, औषधियां उसके साथ आपको लेनी ही पड़ेंगी सोरोसिस को ठीक करने के लिए। थैंक यू सर। जी वेलकम। जी साक्षी, कोई और प्रश्न किसी का? जी, किसी पार्टिसिपेंट्स को कोई क्वेश्चन करना हो तो प्लीज हैंड रेज कीजिए, या आप अपना चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं। मुझे लगता है कि शायद सभी प्रश्न हो गए हैं। यदि और चलिए भी सेशन को, जी आप सेशन को ही अब अंत देते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने सारे इतने अच्छे अच्छे उपाय बताए, हर एक प्रश्न को बहुत ही एक्सप्लेन करा अच्छे तरीके से। तो हमें उम्मीद है कि सभी को अपने प्रश्नों का उत्तर मिला होगा और काफी अच्छे उपाय मिले होंगे। तो प्लीज आप सभी अपना ध्यान रखिए, और इन सभी उपायों का जो डॉक्टर साहब ने आपको बताया, इनको अपने जीवन में एक बार शुरू करके देखिए, इनका लाभ उठाइए। और ऐसे और डॉक्टर सेशंस के लिए हमें ज्वाइन कीजिए, हर सैटरडे 3 to 4 टाइमिंग है, तो आप लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब ये सेशन हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, नमस्कार सभी। आप सभी स्वस्थ रहें और नव वर्ष के सभी को बहुत बहुत बधाई।